रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो फिजिकल रेस्पिरेशन का जो पार्ट है, मतलब ब्रीदिंग का जो पार्ट है, जो पार्ट एक्सचेंज का है गैसेस के, वो पार्ट वो रिलेटेड है किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो हमारे बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम से वो रिलेटेड है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा हम देखें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कल आपको बताया था क्या कि एक तो हार्ट है, मेन पंपिंग ऑर्गन इसे हम कहेंगे। दूसरा जो है ब्लड होता है। चलिए, तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उनमें क्या क्या चीजें आती हैं? तो उसमें आपको एक तो हार्ट आएगा, दूसरा ब्लड आता है, तीसरा ब्लड वेसल्स आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेंटर पार्ट है, सेंट्रल ऑर्गन, मेन ऑर्गन, वो है आपको हार्ट। और हार्ट क्या करता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है। हार्ट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में जो डिस्टेंट पार्ट हैं उन सब तक हार्ट क्या करता है? वो ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। दूसरा है ब्लड। ब्लड को अगर हम देखें तो ब्लड दो कंपोनेंट्स का बना होता है। ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक को कहते हैं हम प्लाज्मा और दूसरे को कहते हैं ब्लड सेल्स और ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं WBC या इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, दूसरा है RBC, उसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट, और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो जो WBC है ये हमारे बॉडी में क्या करता है? डिफेंस का काम करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस। तो डिफेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ये हमारे शरीर का क्या है? सिपाही है जो जर्म से फाइट करता है। तो WBC इज कॉल्ड एज द शोल्डर ऑफ द बॉडी, शरीर का सिपाही इसे कहते हैं। दूसरा RBC है। RBC क्या करता है? ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पिगमेंट है। तो ये ऐसे सेल्स हैं जिनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। और ब्लड प्लेटलेट्स है, इसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये कोएगुलेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ब्लड कोएगुलेशन। और जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होते हैं? तो देखिए, ब्लड वेसल्स वो पाथ होता है जिसमें ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ये क्लोज्ड पाथ होते हैं। दे आर व्हाट? दे आर क्लोज्ड पाथ। ये क्लोज्ड पाथ होते हैं, क्लोज्ड पाथ थ्रू विच ब्लड फ्लोज। कहने का मतलब ये जो है ये इस तरह से ऐसे होगा। ये देखिए, ये क्लोज्ड पाथ है ये, ठीक है। और ब्लड क्या होगा? ये ब्लड इसमें से ऐसे फ्लो करता है। तो इन्हें हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब ये ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं, एक को हम आर्टरी कहते हैं और दूसरे को वेन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इसमें कोई दिक्कत इस पार्ट में तुम लोगों को? ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं हम? तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, क्योंकि अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा बिना इसकी जाने हम हार्ट को नहीं समझ सकेंगे। तो हम पहले इन्हीं दोनों को पढ़ते हैं। तो हम पेज पलट रहे हैं। ठीक है बेटा, बॉडी में दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। एक को हम लोग कहते हैं ब्लड वस्कुलर सिस्टम और दूसरे को कहते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम है, ये थ्रू ब्लड होता है, इसमें ब्लड का इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ आते हैं, लिम्फ वेसल्स आते हैं, लिम्फ नोड्स आते हैं। तो दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। वन इज ब्लड वस्कुलर सिस्टम एंड अनदर वन इज लिम्फेटिक सिस्टम।
ठीक है, जिसमें से हम लोग आज यहाँ पे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड क्या होता है। तो देखिए ब्लड क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें तो एक डेफिनेशन अगर आप क्लास 9th में पढ़े होंगे तो ब्लड क्या है, टिश्यूज के बारे में अगर आप पढ़े होंगे टिश्यूज चैप्टर 9th में, तो वहां पे एक टिश्यू आता है जिसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड इज कॉल्ड एज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है बेटा, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज व्हाट, ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब फ्लूइड कनेक्टिव का क्या मतलब है, फ्लूइड कनेक्टिव का मतलब है कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड के फॉर्म में हमारे बॉडी में होते हैं। तो पूरी बॉडी में ब्लड किस फॉर्म में होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है जो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये कनेक्ट करता है ऑर्गन्स को, और ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसीलिए कुल मिला जुला के एक लाइन में हम डेफिनेशन ये कहते हैं कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ये तो हो गया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, अब करता क्या है ये, सो दैट सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। जो कहां फ्लो करता है, जो फ्लो करता है ये क्लोज्ड जो पाथ है ब्लड वेसल्स इसको हम कह रहे हैं, इसी ब्लड वेसल से ये पास करता है, ठीक है, इसी क्लोज्ड पाथ में ये मूव करता है। तो देखिए तो कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो जाएगा ब्लड का, अगर आपसे पूछा जाए कि डिफाइन ब्लड, ब्लड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको कहना क्या है, कहना यह है कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन क्लोज्ड सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स और दैट सर्कुलेट्स इन कन्फाइंड पाथ कॉल्ड ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स से पास करता है और ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड वेसल से पास करता है, फ्लो करता है। अच्छा, इसका काम क्या होगा बेटा, तो काम आपको ये है कि ये चूंकि सर्कुलेट कर रहा है, तो सर्कुलेट जब ये करेगा तो ये ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीजों का, जैसे देखिए गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट ये करता है, ये वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। तो इस तरह से ब्लड को हम क्या कहते हैं, ब्लड इज कॉल्ड एज द रिवर ऑफ द बॉडी। ये हमारे शरीर की नदी है। नदी का नदी में देखिए क्या होता है, पानी होता है, ठीक है, तो ये पानी है हमारे, आप समझ लीजिए इस तरह से कि ये रिवर है हमारे बॉडी का। सो ब्लड इज द रिवर ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब आपको इसमें देखिए कि ब्लड में कितने कंपोनेंट्स है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर। सो देयर आर टू कंपोनेंट्स, एक तो प्लाज्मा है और दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं। तो अब देखिए प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के बारे में बता दें। आप देखे होंगे कि ब्लड में जब भी चोट लगती है, ठीक है, तो चोट लगने के बाद आप देखे होंगे क्या कि कुछ समय बाद जो है जब वो हील करने लगता है तो उसमें से पानी पीले कलर का जो है, स्ट्रॉ शेप, पीले पेल कलर का, पीले कलर का जो है वो लिक्विड निकलता है बाहर उस ब्लड में से, तो उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इज स्ट्रॉ शेप्ड लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। ये ब्लड का क्या है, लिक्विड पार्ट है। सो प्लाज्मा इज लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये क्या होता है, दिस इज लिक्विड पार्ट, ठीक है, ये लिक्विड पार्ट है किसका, ऑफ ब्लड। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ब्लड के लिक्विड पार्ट को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और इस प्लाज्मा में देखिए होगा क्या, तो देखिए प्लाज्मा में क्या होते हैं, ब्लड सेल्स सस्पेंडेड होते हैं, और इसका काम क्या होगा कि इसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या चीजें इससे ट्रांसपोर्ट होंगी। तो बहुत सारी चीजें, जब हम कहते हैं ना कि कोई भी चीज ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो एक्चुअली वो ब्लड के प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती है, ब्लड के प्लाज्मा में वो चीजें रहती हैं। तो कौन कौन सी चीजें रहेंगी, तो देखिए वाटर तो ऑब्वियस कंपोनेंट है, वाटर रहेगा ही। बहुत सारे डिजॉल्व सब्सटेंसेस हैं, जैसे देखिए इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है, इसमें Na+ भी है, Cl- भी है, K+ है, ठीक है, मतलब जितने सारे आयंस हैं, मैग्नीशियम है, ये सारी चीजें उसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्लाज्मा ये स्ट्रॉ शेप्ड लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड है,
ठीक है, जिसमें ब्लड सेल्स क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। अब एक चीज और याद रखिए कि इन्वर्टिब्रेट्स में कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसके प्लाज्मा में रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो उसी में एक इंपॉर्टेंट पिगमेंट है हीमोसाइनिन। ये जो हीमोसाइनिन है ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, लेकिन कहां करेगा, तो वो इंसेक्ट्स में करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसेक्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का क्या नाम है, तो उसका नाम है हीमोसाइनिन। और इस हीमोसाइनिन में कौन सा एलिमेंट होता है, तो इसमें कॉपर पाया जाता है। तो हीमोसाइनिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, किसका, इंसेक्ट्स का। कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा आपके प्लाज्मा में, उसके ब्लड के प्लाज्मा में पाया जाता है। और ये जो पिगमेंट है इसमें क्या पाया जाएगा, इसमें कॉपर होता है। ठीक है, तो तुम लोग को बेटा समझ में आया ये स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए, अब जो है देखते हैं हम लोग कि ब्लड सेल्स, कितने तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। तो अभी हमने आपको बताया क्या, अब देखिए ब्लड सेल्स जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए डब्ल्यूबीसी, एक तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और ब्लड प्लेटलेट है। अभी शॉर्ट में आपको हमने इसका फंक्शन बताया था, फिर से हम यहां दोहरा दे रहे हैं आगे कि देखिए आरबीसी जो है ये ऐसा ब्लड कॉर्पस्कल्स है, ये ऐसा ब्लड सेल है जिसमें लाल कलर का, रेड कलर्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, एचबी, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाए जाने की वजह से आरबीसी का सिर्फ एक काम है, और वो काम क्या है बेटा, वो काम ये है कि आरबीसी हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस वो लेकर आता है कहां, लंग्स में। इसके बारे में आपको हमने कल बताया था कि जो है वो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में देखिए एचबी है, ये जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है तो ये बन जाता है HbO2। ठीक है, ये HbO2 बन गया। अब ये जो HbO2 है, ठीक है, ये HbO2, ये जो HbO2 है ये फिर कहां जाता है, ये आपके बेटा हार्ट में जाता है। हार्ट के किस चैम्बर में जाता है, तो आपको बताया था कि लेफ्ट ऑरिकल में जाता है। लेफ्ट ऑरिकल में किससे जाता है, ये पल्मोनरी वेन से जाता है। ठीक है, पल्मोनरी वेन से जाता है। लेफ्ट ऑरिकल से कहां आएगा बेटा, ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। किससे आता है, एवी वाल्व से आता है। और यहां से ऑर्टा के थ्रू, किसके थ्रू, ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू जाता है पूरे, कहां जाता है, पूरे बॉडी में जाता है ये HbO2। तो जब पूरे बॉडी में जाता है वहां पे HbO2, तो अब वहां पे सेल के पास क्या होता है, टिश्यूज के पास ये जो HbO2 है, ये Hb और O2 में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो टूटने के बाद ये क्या हो जाता है, ये फ्री हो जाता। अब हीमोग्लोबिन क्या हो गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया। और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये देखिए ये जो ऑक्सीजन है ना ये कंबाइन कर जाता है किससे, C6H12O6, यानी कि रेस्पिरेशन होता है बेटा। अब ये जब रेस्पिरेशन होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन जब होता है तो क्या बनता है, ये देखिए ये बनता है CO2 और H2O, ये दो चीजें बनती है ना, CO2 और H2O, कल हमने बताया था। तो CO2 H2O बनता है। अब देखिए फिर क्या होगा, ये CO2 फिर किससे कंबाइन कर लेता है, ये Hb से कंबाइन कर लेता है। और जब ये Hb से कंबाइन कर लेगा तो ये HbCO2 बनाता है। ठीक है, अब ये HbCO2 बन गया। अब ये जो ब्लड है बेटा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजनेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा। तो अब आप ये कैसे जाएगा,
ये जो है ये वीने केवा के थ्रू, ये वीने केवा जो है ना बड़ी वेन होती है, तो वीने केवा के थ्रू कहाँ जाएगा, तो ये वीने केवा के थ्रू जाता है, कहाँ पे, वो जाता है वीने केवा के थ्रू, कहाँ जाएगा वो, राइट ऑरिकल में जाता है। तो राइट ऑरिकल में पहले जाएगा हार्ट के, राइट ऑरिकल के बाद क्या है, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल के बाद ये लंग्स में जाएगा, और किसके थ्रू जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। ठीक है, माइंड है वो ऑक्सीजन कैसे फ्री होता है, ठीक है, और फिर वहां से ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन क्या होता है, वो टिश्यूज रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करता है, रेस्पिरेशन के टाइम में, और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, हीमोग्लोबिन से अटैच होता है, फिर वो हार्ट के अंदर आता है, और हार्ट से फिर लंग्स में चला जाता है। तो इस तरह से आरबीसी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया कि आरबीसी हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी ऑर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू लंग्स, ये लेके आता है। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इसको, इसलिए हम यहाँ पे स्पेशली यहाँ लिख दिए हैं, डिस्कस करने के लिए आता है। आप देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन या आरबीसी की वजह से फर्क क्या पड़ा, व्हाट हैपेंड, तो ऐसा क्या हुआ हीमोग्लोबिन के डेवलपमेंट से। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो हायर ऑर्गेनिज्म में ने जब डेवलप किया तो उससे उसका फायदा क्या हुआ, तो देखिए फायदा ये हुआ कि देखिए अगर हम बात करें तो लोअर एनिमल में आपको हमने बताया था कि गैस, जैसे मान लीजिए फिश था, ठीक है, तो फिशेज में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा था ऑक्सीजन का, तो डिफ्यूजन से हो रहा था। कैसे हो रहा था बेटा, डिफ्यूजन से, तो डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन अब ये सोचिए कि जब साइज बड़ी हो गई, एनिमल मल्टीसेलुलर हो गए, साइज बड़ी हो गई, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो वो ऑक्सीजन पूरा करने के लिए उसमें क्या हुआ, उसने रेस्पिरेटरी पिगमेंट का डेवलपमेंट किया। क्योंकि देखिए डिफ्यूजन जो है ना, वो अगर दूरी बढ़ जाए, डिस्टेंस बढ़ जाए, तो डिफ्यूजन कम हो जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होगा, वो कम हो जाता है। तो अब एक क्वेश्चन, ये एक आपको फैक्ट बता रहे हैं, आप देख के बड़ा हैरान रह जाएंगे कि देखिए हमारे बॉडी में खास करके हम बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी में अगर ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचना होता, कहां से, लंग्स से टो तक, फ्रॉम लंग्स टू टो मतलब पैर तक, लंग्स से लेके अगर पैर तक वो उसको अगर ऑक्सीजन को अगर पहुंचना होता बाय डिफ्यूजन, तो मालूम है कितना समय लगता, तो वो समय 3 साल से भी ज्यादा लगता। कितना समय लगता बेटा, अगर डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता हमारी बॉडी में लंग्स से लेके टो तक, डिफ्यूजन से होता अगर, तो कितना समय लगता, मोर देन 3 इयर्स, 3 साल से भी ज्यादा लगता। लेकिन आज हमारे बॉडी में पूरे लंग्स मतलब लंग्स से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका ट्रांसपोर्ट पूरे बॉडी तक, टो तक कितने सेकंड में होता है, तो देखिए 0.8 सेकंड में होता है। कितने टाइम में होता है बेटा, 0.8 सेकंड में। अब आप सोच लीजिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में 0.8 क्या है, 1 सेकंड से भी कम है, ये फ्रैक्शन है। तो 0.8 सेकंड में ये पूरे बॉडी में हमारे फैल जाता है ब्लड, मतलब पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो जाता है सिर्फ कितने समय में, 0.8 सेकंड में। और अगर ये डिफ्यूजन से होता तो कितना समय लगता, मोर देन 3 इयर्स। ये एनसीईआरटी का एक डेटा है, एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है कि कितना समय लगता, तो 3 साल से ज्यादा की समय बता रहे हैं वो, तो 3 साल से ज्यादा लगता। लेकिन अभी कितना लगता है, 0.8 सेकंड, यही कार्डियक साइकिल है।
तो ब्लड जो है लंग से हार्ट में जाता है, हार्ट उसको पंप करता है और पंप करके पूरी बॉडी में जब वो छोड़ता है तो वो 0.8 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो कि हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके पास हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसी वजह से इसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो देखिए यहां पे एक लाइन हम यहां लिखे हुए हैं, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय डेवलपमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो है इसकी एफिनिटी क्या होती है, ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है। और आयरन क्या करता है इसमें, आयरन बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकते हैं और ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इस तरह से इफिशिएंट ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट की इफिशियंसी बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब ये बताओ बेटा, तुम लोग को ये समझ में आया ये पेज का क्या काम है, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। तो WBC के बारे में हमने आपको बताया क्या कि WBC इज नोन एज द शोल्डर ऑफ बॉडी, शरीर का सिपाही है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको बता चुके हैं। इट हेल्प्स टू फाइट विद द पैथोजन एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है ये। अभी इम्यूनिटी की बहुत ज्यादा बात होती है तो ये इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी। देखिए अगला जो है वो है ब्लड प्लेटलेट के बारे में देख लेते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये सब रोल पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट। तो ब्लड प्लेटलेट क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड ड्यूरिंग इंजरी। आप देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए चोट लग जाती है, जब बॉडी में कहीं कट मार्क हो गया या कहीं चोट लग गया तो ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और थोड़ी देर बाद देखिएगा वो ब्लड निकलना अपने आप बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो जो बंद होना जिसको हम कहते हैं कि ब्लड का फ्लो बंद हो जाना थोड़ी देर बाद अपने आप, वो क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। सो क्लॉटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेनन है जो प्रिवेंट करता है ब्लड लॉस को। अगर मान लीजिए क्लॉटिंग का फेनोमेनन ना हो हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में अगर थोड़ा सा भी कट मार्क लगेगा तो जितना भी ब्लड होगा वो सब ब्लड बह जाएगा, बह के बाहर निकल जाएगा, वो क्लॉट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो एक डिजीज होती है हीमोफीलिया जिसमें यही होता है, ब्लड कोएगुलेट ही नहीं करता है और नहीं कोएगुलेट करने की वजह से क्या होता है कि उसमें अगर थोड़ी सी भी कहीं पे कट मार्क हो जाएगा तो इतना ज्यादा ब्लीडिंग होता है कि पूरा बॉडी का ब्लड बाहर निकल जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये ब्लड क्लॉटिंग का फिनोमेनन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने की वजह से ब्लड का लॉस जब हो जाता है बहुत ही ज्यादा, प्रोफ्यूज, देयर इज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग, तो ब्लड बहुत ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो वो डिजीज कौन सी है बेटा, उस डिजीज का नाम है हीमोफीलिया। तो अब यहां देखिए आगे जो हम ये चल रहे हैं, ब्लड प्लेटलेट क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो ब्लड प्लेटलेट देखिए यहां प्रोथ्रोम्बिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करता है, तो ये जो है अब देखिए हमारे ब्लड में एक क्लॉटिंग प्रोटीन होता है, उस क्लॉटिंग प्रोटीन का जो नाम है वो है फाइब्रिनोजेन। तो देखिए ब्लड में क्या होता है, ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, तो ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है उस ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन का क्या नाम है बेटा, उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। और वो फाइब्रिनोजेन जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में होता है, इट इज प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म। अब देखिए जब इंजरी हो जाती है, कहीं भी कट मार्क हो जाता है तो ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं और वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो ब्लड जो है वो जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है ऑक्सीजन के, व्हेन इट कम्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द ऑक्सीजन, तो ये ब्लड प्लेटलेट क्या करता है, अच्छा ब्लड प्लेटलेट भी देखिए बाहर आता है ब्लड के साथ, तो ब्लड प्लेटलेट क्या करता है, वो प्रोथ्रोम्बिन सिक्रेट करता है। अब ये प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, इस फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। और फाइब्रिन क्या होता है, ये एक इंसॉल्युबल
क्लॉट है, इसी को हम क्लॉट कहते हैं। तो आप देखे होंगे कभी कभार कि जब भी कहीं कट मार्क होता है तो थोड़े समय बाद उससे पपड़ी बन जाती है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये जो मेश लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, फाइब्रिन। तो हुआ तो ब्लड क्लॉटिंग क्या हो गया, तो ब्लड क्लॉटिंग को हम कैसे क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग इज द कन्वर्जन ऑफ fibrinogen into insoluble fibrin in the presence of prothrombin secreted by blood platelet is known as blood clotting। इसी को हम blood clotting कहते हैं। फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में कन्वर्जन इन द प्रेजेंस ऑफ थ्रोम्बिन प्रोड्यूस्ड बाय ब्लड प्लेटलेट, ये कहलाता है क्या, ये क्या कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है बेटा। अब देखिए नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्लड हीमोग्लोबिन का, तो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है वो 12 से 18 ग्राम होता है, जिसमें से लेडीज में हीमोग्लोबिन का काउंट ज्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो फीमेल्स में लगभग लगभग 14-15 के आसपास होता है और मेल्स में जो है ना वो 13 के आसपास होता है, नॉर्मल जो माना जाता है। और इसी तरह से हीमोग्लोबिन का रेंज जो है वो काऊ में अगर देखें, गाय में, तो गाय में कितना होगा 5.9 प्लस माइनस 1.54 ग्राम पर डीएल ऑफ ब्लड, डेसीलीटर ऑफ ब्लड होता है। तो ये नॉर्मल रेंज है एक। अब देखिए फंक्शन क्या है ब्लड का, तो ब्लड का फंक्शन पहला ये हो गया ट्रांसपोर्ट, कि ब्लड ब्लड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी एंड CO2 फ्रॉम बॉडी टू लंग्स, वो लेके आते हैं, ये तो ट्रांसपोर्ट हो गया पहला। दूसरा जो है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें। न्यूट्रिएंट्स में देखिए क्या होता है कि जो एब्जॉर्ब हो गया, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो गया, फूड मटेरियल आपको बताया था कि डाइजेशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां से बहुत सारे विलाई, जो विलाई के अराउंड क्या है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो है यहां से डिफ्यूज करके उस ब्लड कैपिलरी के ब्लड में आ जाती है और वहां से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे लिवर में हो जाएगा, लिवर में जाएगा, लिवर में वो फिर किसी दूसरे कंपाउंड में बन जाता है, ठीक है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलकर ग्लाइकोजन बना लेते हैं, एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बना लेता है। तो इस तरह से ट्रांसपोर्ट का काम है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो देखिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंटर्स ब्लड कैपिलरी एंड ब्लड डिस्ट्रीब्यूट्स दीज न्यूट्रिएंट्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो वहां से उसमें ब्लड वेसल्स में जाता है, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल्स में ब्लड है तो उस ब्लड में ये जाता है और उस ब्लड से पूरे बॉडी में जाता है। अब देखिए उसके बाद वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट है, जैसे यूरिक एसिड और यूरिया, ये ट्रांसपोर्ट करता है। बॉडी के टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ठीक है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ब्लीडिंग, इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग, तो ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है बाय हेल्पिंग इन द कोएगुलेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड को कोएगुलेट करके ब्लीडिंग को ये रोकता है। तुम लोगों को ये पेज तुम लोगों को समझ में आया, ठीक है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, बारे में जरा हम लोग पढ़ लें, ठीक है। तो देखिए ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, आपको शुरू में ही मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स आर द क्लोज्ड पाथ, ये क्लोज्ड पाथ हैं जिससे ब्लड फ्लो करता है, इट इज द क्लोज्ड पाथ थ्रू विच द ब्लड फ्लोज। अब ये ब्लड वेसल्स जो है वो कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं आर्टरी, दूसरे को कहते हैं वेन, तीसरे को कहते हैं कैपिलरी। तो आर्टरी क्या होती है, तो अब देखिए यहां पे एकदम बहुत क्लियर कट हमने डेफिनेशन लिख रखा है कि द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा याद रखिएगा ये कैसा ब्लड फ्लो करता ले जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, कहां ले जाता है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और कहां से, तो फ्रॉम हार्ट। सो द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इन्हें हम आर्टरी कहते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आपको याद रखना है, और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी इसका एक्सेप्शन है, और पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कि पल्मोनरी आर्टरी यानी कि आर्टरी क्या होती है, देखिए पहले आप समझ लीजिए आर्टरी क्या होती है, कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी। ठीक है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और कहां से कहां कैरी करती है, तो ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाती है, इसका लोकेशन है। तो पल्मोनरी आर्टरी इज लोकेटेड इन राइट वेंट्रिकल, तो ये राइट वेंट्रिकल के पास लोकेटेड है। तो राइट वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाने वाली जो आर्टरी होती है उसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो आर्टरी, तो हर एक बार फिर से हम रिपीट, क्योंकि ये क्वेश्चन एक नंबर में कई बार पूछा है कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आंसर हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा, उसके बाद देखिए जरा वेन्स क्या होते हैं, तो वेन्स हो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। तो ऐसे ब्लड वेसल्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन यहां भी देखिए एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और कहां से कहां, लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में। आप देखिएगा हर जगह हम पिछला जो डायग्राम वगैरह बनाए थे वहां भी आपको बताया था मैंने कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा कहां, लेफ्ट ऑरिकल में आएगा। तो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। लेकिन वेन क्या करता है, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, बट पल्मोनरी वेन क्या होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछा है एक नंबर में, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको अच्छे से याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और पल्मोनरी वेन ये एक एक्सेप्शन है, ये एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। ठीक है बेटा, हाँ इसकी फीचर्स जो है ना, वो फीचर्स उस तरह के हैं आर्टरी के, बट फंक्शन आर्टरी का नहीं है, इस वजह से इसको एक्सेप्शन में रखा गया। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लड वेसल्स के बारे में। अच्छा, एक दो पॉइंट और हम डिस्कस कर लें जरा इसके आगे, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा तुम लोग। चलो अब देखिए कैपिलरीज, ये तो उसके बारे में बाद में बताएंगे। देखिए आर्टरी और वेन, इन दोनों के बारे में और जो है जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस। तो डिफरेंस को हमने एकदम टेबुलर फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे, एज इट इज डिफरेंस आप याद कर लीजिएगा। पहली चीज तो ये कि ये कैरी क्या करता है, इट कैरीज, में क्या डिफरेंस है देखिए कि पहली चीज तो ये कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, एक्सेप्शन इज पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रखते हैं, ये एक्सेप्शन है। इसके बाद देखिए वेन्स में क्या है, अभी जैसा आपको बताया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, बट एक्सेप्शन इज पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज थिक वॉल होते हैं ये, और वेन्स जो हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाई आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, ये थिक वॉल्ड क्यों होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि आर्टरीज थिक वॉल की क्यों होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आर्टरीज थिक वॉल की क्यों होती है, क्योंकि देखिए इसमें जो है ना बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है, और वेरी हाई प्रेशर ऑफ ब्लड इज डेवलप्ड, क्योंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखिए कहां से कहां आया था,
वो लंग्स से आया था हार्ट में, और हार्ट से ये ऑर्टा मतलब बड़ी आर्टरी होती है उससे पास कर रहे थे। तो उसमें क्या होता है, उसमें ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है। जब हार्ट पंप करता है ब्लड को तो बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है, और इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप होता है कि वो उससे अगर इसकी वॉल पतली होगी तो वो बर्स्ट कर जाएगी। तो उस प्रेशर को सरवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए क्या होता है, ये वॉल इसकी थिक हो जाती है। और वेन्स में प्रेशर ब्लड का चूंकि कम होता है तो इसलिए इसकी वॉल थिन होती है। उसके बाद देखिए आर्टरीज जो होती हैं वो डीपली सीटेड है, और वेन्स जो है वो सुपरफिशियली सीटेड हैं। सुपरफिशियली मतलब सरफेस पे। इसीलिए देखिए जब भी हम जो है वो क्या कहते हैं, वो हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, पल्स वगैरह चेक करते हैं, तो क्या है, हम वेन से चेक कर लेते हैं। वेन से एकदम ऊपर होता है तो वो बहुत आसानी से हमको मिल जाता है। और आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज बहुत नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए वेन आर्टरीज में और क्या नहीं होगा, वॉल्व एब्सेंट होता है और इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग जो है वो आज इसके बारे में पढ़े। अब हम लोग अगले टर्न पे हार्ट के बारे में पढ़ेंगे।